गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर पढ़े थे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन बिलेन चैप्टर पढ़े थे। बिलेन चैप्टर में कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 लेक्चर हो गया है, तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में पढ़े थे कितने साल इसमें बिलेन किस प्रकार बनाया जाता है, बिलेन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ चुके थे। दूसरी में पढ़े थे संतृप्त क्या होता है उसमें, कंसंट्रेट क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है, मतलब सांद्र विलयन क्या होता है और तन विलयन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद पढ़े थे मोलरता और मोलरता, मोलरिटी और मोलरिटी एंड मोलरिटी, मोलरिटी और मोलरता पढ़ चुके थे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इसमें हम सॉल्बिलिटी में विलेयता। जैसे किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट को घोला जाए, मतलब किसी भी विलेय पदार्थ को विलायक में घोला जाए तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मतलब ताप पर डिपेंड करेगा या दाब पर डिपेंड करेगा, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, सॉल्बिलिटी मतलब विलेयता। अब विलेयता कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, ठीक है। तो पहला है, देखो एट कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, तो सभी द्रव होते हैं, जो सभी द्रव में सभी गैस डिजॉल्व नहीं होते हैं, मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जो पोलर होते हैं वो पोलर में डिजॉल्व होते हैं और जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर, मतलब ध्रुवीय विलायक में डिजॉल्व होते हैं और नॉन ध्रुवीय विलायक में डिजॉल्व होते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक। जैसे NaCl को देखा जाए, ठीक है, NaCl नमक या शुगर, ये जल में विलेय है, ठीक है, ये जल में विलेय है। लेकिन यहीं पर देखा जाए अगर नेप्थलीन या एंथ्रासीन, नेप्थलीन या एंथ्रासीन, तो ये वाटर में डिजॉल्व नहीं है। देखो ये जो NaCl है या शुगर है, ये क्या है, नॉन पोलर। अब नॉन पोलर और पोलर हम पीछे पढ़ चुके हैं फिर से, लेकिन फिर से हम बता दे रहे हैं। जिसका डायपोल मोमेंट अगर 0 नहीं आता है वो क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर को बोलते हैं ध्रुवीय, ठीक है। जैसे वाटर है, अब देखो NaCl है, ठीक है, जैसे नॉन पोलर का एग्जांपल, जैसे NaCl कैसे, ऐसे नाइट्रोजन, सोडियम और Cl क्लोरीन, ठीक है। सोडियम पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इस पर आता है निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट होता है वो इस तरीके से होता है, डायपोल मोमेंट का ये रिजल्टेंट। तो यहाँ है, जैसे शुगर का भी ऐसे होता है। वाटर देखो कि वाटर का स्ट्रक्चर जब बनता है तो इस तरीके से बनता है, इसके पास क्या होते हैं, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन इसका डायपोल मोमेंट इधर होता है, इस लोन पेयर का डायपोल मोमेंट इधर होता है, इसका दोनों का नेट डायपोल मोमेंट इधर आता है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन में हम ये बताए थे कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है उधर क्या होता है, हेड होता है, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, उसके उधर क्या होता है, टेल होता है। ऐसे अगर इसका बनाएंगे तो डायपोल मोमेंट इस तरीके से बनेगा, अगर इसका डायपोल मोमेंट बनाएंगे तो क्या होगा, इस तरीके से बनेगा। अब अगर सबका रिजल्टेंट इसका दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, ऊपर की तरफ, और इसका देखो वेक्टर ये भी है, वेक्टर को क्या होता है उसी डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको उठा के यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको उठाकर यहाँ शिफ्ट करेंगे, दोनों का भी रिजल्टेंट भी किसका आएगा, उधर ऊपर की तरफ आएगा, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 नहीं होता है। मतलब जितना, देखो इस तरीके से समझो कि जैसे यहाँ पर क्या है, कोई भी, ठीक है, कोई भी क्या है, एक रस्सी है, जितना ये इधर खींच रहे हैं उतना ही ये इधर खींच रहे हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट किसका होगा, इसका 0 होगा। अगर यहाँ पर 10 न्यूटन खींच रहे हैं, बल फोर्स से खींच रहे हैं, और इधर 5 न्यूटन, तो किधर जाएगा, इधर ही तो जाएगा, तो यहाँ पर नेट जो म्यू बराबर नेट रिजल्टेंट आएगा जो नॉट 0 होगा। मतलब कहने का जो ध्रुवीय होगा उसमें एक ध्रुव आएगा, मतलब एक पॉजिटिव की तरफ होगा, एक नेगेटिव की तरफ होगा, तो वो क्या होगा, वो ध्रुवीय विलायक। तो NaCl या शुगर ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। वाटर भी क्या होता है, नॉन पोलर होता है, तो ये नॉन पोलर में घुलते हैं। लेकिन नेप्थलीन और एंथ्रासीन, नेप्थलीन जो होता है ये क्या होता है, ये क्या होता है, नॉन पोलर। ये दोनों पोलर होते हैं, ये भी पोलर है, तो पोलर में डिजॉल्व हो गया। लेकिन ये क्यों नहीं डिजॉल्व होता है, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, नॉट 0, इसका डायपोल मोमेंट हो रहा है, ध्रुवीय होता है। जबकि नेप्थलीन और एंथ्रासीन क्या होता है, ये अध्रुवीय होते हैं, मतलब ये क्या होता है, नॉन पोलर होते हैं। तो पोलर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। अगर नॉन पोलर में डिजॉल्व किया जाएगा
नॉन पोलर में डिजॉल्व किया जाए तो वो तो हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर नॉन पोलर को पोलर में डिजॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पर ये म्यू बराबर 0 होता है इसका, ये क्या है म्यू बराबर 0, मतलब ये क्या है पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर को अगर पोलर में डिजॉल्व करेंगे तो नहीं होगा, मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर H2O का समझ में, जैसे यहाँ पर अब पोल कौन कौन से हो, जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं जनरली क्या होते हैं, वो पोलर होते हैं। जैसे H2O क्या है, ये H2O क्या है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है क्लोरोफार्म हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है, ETC, ये सब क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कार्बनिक ठीक है, कार्बनिक सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं इसमें अगर एंथ्रासिन और नेप्थलीन को, अगर इसमें एंथ्रासिन या नेप्थलीन अगर इसको इसमें घोलेंगे तो घुल जाएगा, क्योंकि ये क्या है नॉन पोलर है, म्यू बराबर क्या है 0, ठीक है, तो ये क्या है नॉन पोलर। और ये भी क्या है, इसका भी म्यू बराबर क्या होता है 0, ये भी क्या है नॉन पोलर, ये भी क्या है नॉन पोलर। तो नॉन पोलर को नॉन पोलर में डिजॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन नॉन पोलर को अगर पोलर में डिजॉल्व करेंगे तो नहीं होगा, मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर को पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा, समझ में। तो सॉल्वेबिलिटी, अब सॉल्वेबिलिटी क्या होता है, इसके बाद इसमें एक टर्म लगता है सैचुरेटेड, मतलब संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। संतृप्त विलयन क्या होता है और असंतृप्त, संतृप्त होता है जो भी सॉल्यूशन बनाया जाए, जिसमें घोला जाए किसी विलय को घोला जाए, वो उससे ज़्यादा ना घुल सके। जैसे पहला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, अब देखो इसको समझो, कोई भी जिसमें दिया गया ताप, अगर ताप दे दिया, जैसे कोई भी अगर ताप इस पर दे दिया है कांस्टेंट, ठीक है, जैसे मान लो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है, और प्रेशर कितना है 1 atm प्रेशर, मान लो कोई भी सोल्यूशन बनाया गया, ठीक है, कोई भी एक विलयन है, कोई ये है विलायक, ठीक है, सॉल्वेंट। अब इसमें कोई भी सॉल्यूट घोला जाए, मान लो क्या है ये शुगर, ठीक है, इसमें घोला गया, मान लो 50 ग्राम शुगर इसमें घुल सकता था, 50 ग्राम शुगर घुल सकता था, सॉल्वेंट मान लो क्या है ये वाटर, ठीक है, 1 लीटर पानी में, ठीक है, ये 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में 50 ग्राम मान लो क्या है, या 50 ग्राम मान लो, ठीक है, नॉर्मली 50 ग्राम इसमें घुल सकता था। तो अब ये जितना घुलना था वो पूरा घुल गया, इसके बाद में इसमें अगर नहीं घुल रहा है तो ये क्या होगा, ये संतृप्त विलयन हो गया। मतलब जो भी सॉल्वेंट लिया गया विलायक, उसमें जो सॉल्यूट घोला गया, जितना उसमें घुलना था वो पूरा घुल गया, उसके बाद में इसमें नहीं घोला जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब संतृप्त विलयन, इसमें संतृप्त हो गया, मतलब ये जितना घुलना था उतना घुल चुका, ठीक है, समझ में। अब एक आता है असंतृप्त, मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इस असंतृप्त बोलते हैं, असंतृप्त विलयन। देखो असंतृप्त विलयन मतलब जितना घोलना था वो घुल गया, उसके बाद जितना घोलना था, ठीक है, घुलना था वो घुल गया, उसके बाद भी अगर या टेम्परेचर को घटाएं, मतलब दाब को बढ़ाएं, ठीक है, या दाब को घटाएं, ठीक है, अगर दाब को बढ़ा रहे हैं तभी उसमें सॉल्वेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब और भी उसमें शुगर घुल रहे हैं, तो क्या होगा असंतृप्त। मान लो क्या है यहाँ पर, ये कोई कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर, इसमें भरा है सॉल्वेंट,
मान लो H2O सॉल्वेंट क्या है, H2O 1 लीटर पानी है, ठीक है। इसमें 50 ग्राम हम पहले घोले थे, 50 ग्राम शुगर को हम घोल चुके, मतलब ये क्या होगा, संतृप्त हो गया। अब इसमें हम अगर दाब को बढ़ाएं, ठीक है, या ताप को घटाएं तो क्या प्रभाव को उसको आगे पढ़ेंगे। अगर इसमें 50 ग्राम घोले और इसमें अगर 10 ग्राम और घोल दें, 10 ग्राम शुगर और इसमें डाल दें, तब भी अगर मान लो क्या है घुल रहा है तो ये क्या होगा, असंतृप्त, मतलब अभी ये संतृप्त नहीं हुआ है, इसमें और घोला जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी सलूशन जो बनाएगा, ठीक है, कोई भी सलूशन बनाएगा उसमें जितना हमको सलूट डालना था वो घुल गया, अब इससे नहीं घुल सकता है तो क्या होगा, वो संतृप्त हो गया, मतलब सैचुरेटेड सलूशन हो गया। लेकिन वहीं पर देखा जाए जितना घुलना था उसके बाद में भी अगर घुल रहा है तो क्या होगा, वो असंतृप्त विलयन होगा, ठीक है। आता है दो, कहीं कहीं पूछा गया है, ठीक है, कि संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन या अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सैचुरेटेड। तो असंतृप्त को इतना समझना है, सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है जितना हमें सलूट घोलना था उसका जितना घोलना था वो घुल गया, इसके बाद नहीं घुल सकता तो क्या होगा, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन में आएगा। और जितना घोलना था उतना घुल गया, उसके बाद भी और घुल रहा है तो क्या होगा, वो अनसैचुरेटेड। समझ में आया ये दोनों में अंतर, ये इतना है। अब आता है कि इस विलेयता पर ताप का प्रभाव, ठीक है। अब जैसे सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया, ठीक है, अब इसमें अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ताप को बढ़ाएंगे तो इसमें क्या है, पहला है ताप, विलेयता पर ताप का प्रभाव, विलेयता पर ताप का प्रभाव, ठीक है। अब देखो कोई भी सॉल्यूट को अगर सॉल्वेंट में घोला जाएगा तो हो सकता है उसका टेम्परेचर बढ़े या उसका टेम्परेचर घटे, ठीक है। ऐसे मान लो जैसे कभी पानी में अगर चूने को डालेंगे, ठीक है, पानी में अगर चूने को डालेंगे तो उसका क्या होता है, उस हीट हो जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो प्रक्रिया क्या होगा, एक्सोथर्मिक, मतलब वहाँ से हीट निकल रही है। अब इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक हो जाता है। इंडोथर्मिक जहाँ पर हीट को हमको देना पड़ता है वो क्या होता है, इंडोथर्मिक। और कोई भी प्रोसेस हो उसमें अगर हीट निकल रहा है बाहर तो क्या होगा, वो एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो अगर कोई भी इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वहाँ पर क्या होगा, सॉल्बिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर अगर उसका अगर क्या नाम, अगर वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। अगर इंडोथर्मिक होगा, इंडोथर्मिक बोलते हैं ऊष्मा शोषी। मान लो ये क्या है, कोई भी कंटेनर है, ठीक है, इसमें हम कोई भी सॉल्यूट को डाल रहे हैं, ठीक है, विलेय को, कोई भी विलेय को हम इसमें डाल रहे हैं, ये कोई भी सॉल्वेंट भरा हुआ है, ठीक है, सॉल्वेंट में डाल रहे हैं। अब अगर सॉल्यूट को डालेंगे इसका टेम्परेचर घटेगा, अगर इसका टेम्परेचर घटेगा तो वो क्या होगा, इंडोथर्मिक, मतलब इंडोथर्मिक उसका हीट क्या होगा, उसमें हीट देना पड़ेगा और, ठीक है, यहाँ से हीट निकल नहीं रही है, बाकी हीट इसको क्या होगा ना, इसका ज़रूरत है तो वो तो प्रक्रिया क्या होगा, इंडोथर्मिक। अगर कोई भी प्रोसेस है अगर उससे हीट निकल रही है, हीट जनरेट हो रही है सिस्टम से तो क्या होगा, वो एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। तो इंडोथर्मिक जो रिएक्शन होता है ऊष्मा शोषी होता है। इसमें अगर इंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच का वैल्यू जो आता है, डेल्टा एच सॉल्यूशन का, वो क्या होता है, जीरो से क्या होगा, जीरो से क्या होगा, ये कम होगा। मतलब हीट क्या है, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, मतलब हीट ऑफ जितना हीट इसमें निकल रहा है, ठीक है। हीट क्या होता है, डेल्टा एच का होता है हीट, ठीक है, डेल्टा एच को हीट को क्या होता है, डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। तो अगर इसमें टेम्परेचर क्या होगा, कम हो रहा है, तो टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब जीरो से क्या है, कम है, तो ये प्रक्रिया क्या होगा, एंडोथर्मिक। तो जब जीरो से डेल्टा एच का वैल्यू कम आता है कैलकुलेट करने पर तो क्या होता है, एंडोथर्मिक। उसमें क्या होता है, सॉल्वेबिलिटी बढ़ती है, मतलब विलेयता क्या होता है, बढ़ता है। कब, जब डेल्टा एच का वैल्यू जीरो से कम आए, डेल्टा एच की वैल्यू जीरो से कम आए तो ऐसे
प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक मतलब ऊष्मा शोषी, उसमें हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होती है। और यहाँ पर सॉल्बिलिटी क्या होगा, जो सॉल्यूशन का सॉल्बिलिटी होगा, विलेयता, तो विलेयता क्या होगा इसमें, विलेयता क्या होगा, बढ़ेगी, बढ़ती। समझ में आया? अब यहीं पर अगर इंडो एक्सोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब एक्सोथर्मिक अगर वो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, एक्सोथर्मिक ऊष्मा छेपी बोलते हैं, ठीक है, ऊष्मा छेपी। अब कोई भी प्रक्रिया मान लो या सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट अगर सॉल्यूट डाल रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब वहाँ पर टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है, उसमें हीट रिलीज हो रही है। अगर कोई भी विलेय को डालेंगे सॉल्वेंट में, विलेय ठीक है, विलायक में, तो अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट वहाँ से निकलेगी, तो उसको बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। और वो वहाँ पर एक्सोथर्मिक क्या हो गया, तो डेल्टा एच की वैल्यू जो आएगी, जो डेल्टा एच सॉल्यूशन की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा, 0 से ज़्यादा होगा, उसको क्या बोल देंगे, एक्सोथर्मिक। और वो विलेन क्या होगा, उसमें विलेयता क्या होती है, विलेयता घटती है, विलेयता इसकी क्या होती है, घटती है। मतलब अगर एक्सोथर्मिक होगा तो वहाँ पर विलेयता घटती है, और अगर एंडोथर्मिक होगा तो वहाँ पर विलेयता बढ़ती है। समझ में? तो ये तो था कि टर्मिनोलॉजी, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को समझे। विलेयता मतलब विलेयता पर ताप का प्रभाव, ताप अगर क्या होगा, ताप कम होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ताप कम होगा तो विलेयता बढ़ेगी, अगर ताप बढ़ेगा तो विलेयता क्या होगी, घटती है। तो पहला क्या था, ताप का प्रभाव, ठीक है। अब विलेयता पर दाब का प्रभाव, अगला पढ़ेंगे इसमें दाब का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, घटती है, और ताप को कम करने पर विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। ये हम लोग पढ़ समझे, ठीक है, इस तरीके। अब क्या है, दाब का प्रभाव, ठीक है। दाब का विलेयता पर विलेयता पर दाब का प्रभाव, ठीक है। ये सॉलिड और लिक्विड में हम देख रहे हैं, गैस में भी इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। गैसों में ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन वाटर में देखा जाए तो बहुत कम घुली होती है। ऑक्सीजन देखा जाए अगर जल में कम घुलती है, ठीक है। यहीं पर HCl को द्रव में अगर HCl देखा जाए, ठीक है, किसमें, H2O में, तो अधिक घुलनशील होती है। पूछा जाता है कि ऑक्सीजन वाटर में कम घुलती है या कम घुलनशील होती है, जबकि HCl वाटर में अधिक घुलनशील होता है, क्यों, ठीक है। अभी हम बताए थे कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, ठीक है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ता है। वाटर का स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखे थे इस तरीके से बनता है, यहाँ पर 2 लोन पेयर होता है और 2 बॉन्ड पेयर होता है। इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, इसका क्या होता है, 0 होता है, जब 0 होता है, और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नॉट 0 होता है। यहीं पर अगर HCl की बात किया जाए, ठीक है, तो HCl का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसका डाइपोल मोमेंट इस तरीके से। इसका डाइपोल मोमेंट एक ही अभी देखे थे, एक ही तरफ होता है दोनों का रिजल्टेंट, तो ये नॉट 0 होता है। यहाँ पर जितना ये इधर खींच रहा है उतना ये इधर खींच रहा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये 0 होता है। HCl का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नॉट 0 होता है, ठीक है। अभी हम पढ़े थे लाइट रिजॉल्व लाइट, ठीक है। तो पूछा था कि ऑक्सीजन वाटर में कम घुलनशील होती है, जबकि HCl वाटर में अधिक घुलनशील होता है, क्यों। तो इसका उत्तर ये रहेगा आंसर कि जो ऑक्सीजन होता है ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है, इसमें पोलरिटी नहीं होती है, जबकि क्या होता है वाटर होता है वो क्या होता है,
पोलर मालिक्यूल होता है। तो नॉन पोलर में कम डिजॉल्व होता है, लेकिन ये क्या होता है पोलर में डिजॉल्व ज़्यादा होता है। तो ये CL क्या होता है ये पोलर होता है, और वाटर भी क्या होता है पोलर होता है। तो वाटर में HCl को डालेंगे तो ये ज़्यादा विलेयता होता है। क्यों? क्योंकि ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। तो पोलर में डिजॉल्व होता है, इसलिए क्या होता है ऑक्सीजन वाटर में कम घुलनशील होती है, जबकि HCl वाटर में अधिक घुलनशील होता है। ठीक है, अब देखो दाब बढ़ाने पर क्या होता है, अगर दाब बढ़ाएंगे तो सॉल्वेंटी बढ़ेगी। ठीक है, विलेयता बढ़ती है। कैसे? देखो मान लो यहाँ पर क्या है, 2 कंटेनर लिया गया। ठीक, एक ये कंटेनर और एक ये कंटेनर, ये 2 कंटेनर लिया गया। शेप दोनों का सब बराबर है। ठीक है, जितना इसमें लिक्विड भरा होगा उतना ही उसमें लिक्विड। मान लो यहाँ से इतने नीचे ये क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल। ठीक, यहाँ पर भी क्या है, इतना लिक्विड है और यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब गैस के मॉलिक्यूल होंगे तो पार्टिकल होंगे, यहाँ पर भी गैस के मॉलिक्यूल होंगे, पार्टिकल होंगे। यहाँ पर मान लो क्या है, इसमें लगाया गया कोई भी पिस्टन, ये है पिस्टन। यहाँ पर भी क्या लगाया गया, पिस्टन लगाया गया। पिस्टन वो होता है जिसे वहाँ पर जैसे बाल्टी पूरा भरा है। ठीक है, और बाल्टी मान लो पिस्टन को इस तरीके से समझो, इसे पूरा एक उसमें पिस्टन जो सिरिंज आती है, सिरिंज देखे होगे जो इंजेक्शन लगाते हैं उसमें सिरिंज देखे होगे, तो पीछे की तरफ होता है एक प्लास्टिक की लगी होती है, उसको जिधर से प्रेस किया जाता है। तो मान लो क्या है, इधर अगर उसको अगर दबाएंगे, जैसे यहाँ पर सिरिंज देखे होगे इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पर प्लास्टिक की लगी होती है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको जब दबाएंगे तो यह क्या है, पिस्टन। तो यहाँ पर जो प्रेस किया जाता है ये पिस्टन की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर मान लो क्या है, ये भी क्या लगाएगा, पिस्टन लगा है। ठीक है, तो पिस्टन लगा है तो इस पर पिस्टन के ऊपर अगर दाब रखा जाए, ठीक है, दाब मान लो यहाँ पर अगर कोई चीज़ बेड कोई भी अगर रखा है W1, ठीक है, कोई जिसका बेड W है, ठीक है, उसको अगर रखा गया तो हल्का सा ये प्रेस होगा। ठीक है, और यहाँ पर मान लो यहाँ एक ब्लॉक कोई रखा गया, यहाँ पर मान लो क्या गया, 2 ब्लॉक रखा, W1 भी रखा गया, इसके बाद एक और रखा गया, W2 रखा गया, एक और रखा गया, W3 रखा गया। ठीक है, मान लो यहाँ पर तीन चीज़ों से प्रेस किया गया। ठीक है, यहाँ पर जो सॉल्यूट, यहाँ पर क्या है, गैस है, यहाँ पर क्या है, लिक्विड है। यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल क्या है, कम। मान लो 6 मॉलिक्यूल इसमें है। ठीक है, और 6 ही मॉलिक्यूल इसमें है। लेकिन यहाँ देखो सरफेस एरिया कितना है, इतना है। अगर इसको कंप्रेस किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, जब कंप्रेस करेंगे इसी चीज़ को, ठीक है, तो ये जब नीचे आएगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल इसके जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे पर एरिया में ज़्यादा हो जाएंगे, और जब ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पर जो लिक्विड होगा उसमें इसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स मिक्स होना शुरू करेंगे। तो जब दाब को बढ़ाते हैं तो सॉल्बिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। दाब को बढ़ाते हैं तो सॉल्बिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, विलेयता। क्योंकि यहाँ पर जो इसके मॉलिक्यूल देखा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल, ज़्यादा मॉलिक्यूल अभी ले, ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूल ज़्यादा है। इसको जब प्रेस किया जाएगा तो इसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे इसमें क्या होगा, विलेयता, इसमें क्या होगा, घुलने लगेगा। ठीक है, जैसे इसे प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा, सॉल्बिलिटी बढ़ने लगती है। देखो जो उसमें कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आती है तो क्या उसमें जब कोल्ड ड्रिंक को भरा जाता है तो वहाँ पर प्रेशर बहुत हाई रखा जाता है, तभी उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसमें डिजॉल्व होती है। अगर यहाँ पर जब प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा मेंटेन करके रखते हैं तब वहाँ पर इसमें कोल्ड ड्रिंक उसमें फिलअप किया जाता है। यहाँ पर जब देखो अब वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा था जहाँ पर फिल किया गया था, उसके बाद जब बाहर यहाँ पर लाते हैं, ठीक है, बाहर, तो जब उसमें कोल्ड करके उसको खोलते हैं तो उसमें से बबल्स निकलती है, बहुत ज़्यादा स्पीड से गैस निकलती है। क्योंकि जब वाटर भरा गया था तो वहाँ पर प्रेशर क्या था, बहुत हाई था। तो प्रेशर हाई था तो जब प्रेशर को हाई किए थे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा घुली थी। यहाँ पर जब बाहर रखेंगे उसको, जब यहाँ पर A1 ATM प्रेशर पर रखेंगे तो वहाँ पर जब
इसको बॉटल को खोलेंगे तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, बाहर का प्रेशर कम है, बॉटल का प्रेशर ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड घोली गई थी सी, तो उसमें क्या होगा, बहुत तेज़ी से निकलती है। तो प्रेशर उसमें ज़्यादा रहता है बॉटल में, बाहर का प्रेशर कम रहता है, इसलिए उसमें से गैस बहुत तेज़ी से निकलती है। तो जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्बिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर प्रेशर हाई रखते हैं, तभी क्या होता है उसमें जो भी क्या होता है बॉटल में भरा आता है, स्प्रिट हो गया या कोई भी, ठीक है, स्प्राइट हो गया या कोई भी थम्सअप होगा, कोई भी बॉटल, तो उसमें क्या होता है सॉल्बिलिटी बढ़ जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया कि अगर बेड को इस यहाँ पर कोई पिस्टन है, पिस्टन पे ऊपर W1 भार रखा गया, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका सरफेस एरिया कम होगा, पर सरफेस एरिया में इसके मालिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो यहाँ पर गैस में जो मालिक्यूल यहाँ पर डाला गया, ये क्या होगा, लिक्विड में फिलअप होने लेंगे, लिक्विड में मिलने लगेंगे, तो सॉल्बिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। यहाँ पर कम बढ़ेगा, यहाँ पर क्या होगा, जब तीन ब्लॉक इसके ऊपर रख दिया जाएगा, जब तीन ब्लॉक इसके ऊपर रखा जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी सॉल्बिलिटी बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके कंपेयर में सरफेस एरिया इसका कम होगा, तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी सॉल्बिलिटी कम एरिया में ज़्यादा मालिक्यूल हो जाएगा, तो इसकी सॉल्बिलिटी बढ़ जाती है। तो वही कहने का मतलब है, इसमें किसी भी ताप पर, कांस्टेंट ताप पर, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर क्या रखा गया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर दोनों जगह सेम रखा गया, तो यहाँ पर क्या है, दाब बढ़ाने पर इसकी सॉल्बिलिटी क्या होती है, दोनों की बढ़ जाती है, ठीक है, सॉल्बिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब जैसे प्रेशर, इसमें किसने दिया था इसको, एक चीज़ और, इसमें हेनरी के अनुसार, ठीक है, हेनरी ने इसमें दिया था कि कोई भी सॉल्बिलिटी, ठीक है, सॉल्बिलिटी विलेयता उसका किस पर डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन पर। यस, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। जितना भी मोल फ्रैक्शन मतलब उसमें कोई भी जितने पार्ट में 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर पानी में जितना मोल उसमें डिजॉल्व होता है वही क्या होता है, मोल अंश। 1 लीटर पानी या 1 लीटर पानी में जितना मोल उसमें डिजॉल्व हो सकता है उसको बोलते हैं मोल अंश। टोटल मोल अंश देखा जाए तो कितना होता है, जितने भी पार्टिकल्स, मतलब ये है सोल्यूशन, बी है, ठीक है, और सी, 3 कंपोनेंट है। तो अगर तीनों का निकाला जाए तो इसका टोटल जो मोल आएगा वो कितना होगा, 1। तो एक का निकाला आएगा तो क्या इसका क्या बोलेंगे, मोल अंश, ठीक है, मोल फ्रैक्शन या मोल अंश। बी का निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन अलग आएगा, सी का निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन अलग आएगा, लेकिन तीनों का जो कैलकुलेट करेंगे तो टोटल मोल अंश कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, उसमें बताया गया कि जो सॉल्बिलिटी होती है, ठीक है, सॉल्बिलिटी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉल्बिलिटी होता है तो विलेयता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये, ठीक है। अब यहाँ से कांस्टेंट हटाएंगे तो पी के एच और यक्स, ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट मतलब विलेयता, जो विलेयता होगा, ठीक है, वो प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्बिलिटी बढ़ेगी। देखो ये क्या है, मोल अंश है, तो मान लो क्या है, 1 लीटर पानी में जितना इसमें नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व रहेगा वही तो होगा सॉल्बिलिटी। तो जितना मोल डिजॉल्व होता है, जितने 1 लीटर पानी में मान लो जितना मोल डिजॉल्व होता है उसकी बोलते हैं सॉल्बिलिटी। और सॉल्बिलिटी क्या है, डायरेक्टली प्रेशर के कांस्टेंट है। तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वो क्या होता है, यहाँ पर मोल्स अंश की संख्या बढ़ेगी। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो मोल्स अंश की संख्या बढ़ेगी, तो सॉल्बिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो वही बताया गया कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगी। अगर यहाँ पर इसको कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या आएगा, के एच आएगा, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या आएगा, के एच, और के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, मतलब हेनरी ने दिया था तो हेनरी कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देखो, अगर सॉल्बिलिटी प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो मोल अंश बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट कम होगा। अगर मान लो यहाँ पर प्रेशर को क्या रखा गया, कांस्टेंट रखा गया, तो इसका वैल्यू भी क्या आना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जितना ये होना चाहिए उतना ही ये होना चाहिए। अब इसको मान लो क्या है, इसका वैल्यू मान लो कि इसका वैल्यू क्या है, 50 आया, ठीक है। तो इस दोनों का मिलाकर क्या आना चाहिए, 50। मान लो अगर यक्स की वैल्यू 10 आए तो के एच की वैल्यू कितने आना चाहिए, 40, तभी तो 50 होगा। अब अगर हम एक्स की वैल्यू को, मोल अंश को घटाएंगे, मोल अंश को बढ़ाएंगे, अगर एक्स की वैल्यू बढ़ाए, मान लो कितना कर दिए 20, तो के एच की वैल्यू घटेगी कि नहीं, 30 हो जाएगा कि नहीं, ये 30 होगा तभी तो 50 होगा।
मतलब मोल अंश बढ़ेगा तो हेनरी कांस्टेंट घटेगा, अगर मोल अंश घटेगा तो हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा, तभी तो ये क्या आएगा, प्रेशर आएगा, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो इसका भी वैल्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यही बताएगा अगर हेनरी कांस्टेंट केज के अगर कहीं पर बताएगा कि हेनरी कांस्टेंट बढ़ रहा है तो सॉल्बिलिटी क्या हो रही है, घट रही है। अगर हेनरी कांस्टेंट बढ़ रहा है तो सॉल्बिलिटी क्या होगी, घट रही है। अगर सॉल्बिलिटी बढ़ रही है तो हेनरी कांस्टेंट क्या होगा, घट रही है, ठीक है। ये तो तक क्या था प्रेशर का। अगर इसमें ग्राफ से देखा जाए, ठीक है, ग्राफ से तो यहाँ पर क्या है प्रेशर और यहाँ मोल अंश के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मान लो कि यहाँ पर रखा गया एचसीएल का आंशिक, यहाँ मान लो क्या है एचसीएल भरा गया, एचसीएल का आंशिक दाब, ये इधर क्या है एचसीएल का आंशिक दाब है, ठीक है। और यहाँ पर है साइक्लोहेक्सेन विलेन में एचसीएल का मोल अंश, साइक्लोहेक्सेन विलेन में एचसीएल का मोल अंश, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या होता है कांस्टेंट है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इसका स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ, मतलब यहाँ पर मान लो क्या है 500, यहाँ पर क्या है 1000, 1000, ठीक है। ये वैल्यू मान लो दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर 500 पर देखा जाए तो ये कितना आएगा, मान लो क्या है 0.01, ठीक है। ये सीएल का मोल अंश कितना है 0.01 है। अब जैसे जैसे इसमें क्या होगा दाब बढ़ाएंगे तो इसका क्या होना चाहिए, ये भी तो बढ़ना चाहिए, साइक्लोहेक्सेन मोल अंश भी बढ़ना चाहिए। तो यहाँ से मान लो कहाँ आ गया, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कैलकुलेट करें, ठीक है। यहाँ पर और इस पॉइंट पर 2 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर दाब कितना है 1000 एटीएम प्रेशर, ठीक है। टार में डालो, ये क्या है टार में, टेम्परेचर वो प्रेशर किस में है टार में। तो यहाँ पर इसका भी बढ़ेगा तो यहाँ पर 0.02 हो गया, ठीक है। तो कहने मतलब जहाँ इस पॉइंट पर जब प्रेशर कितना था 500 टार था तब उसकी सॉल्बिलिटी क्या था, मोल अंश कितना था 0.01 था। अगर जैसे इसको बढ़ाएंगे, जब इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ ये भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो जैसे इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये मोल अंश किसका साइक्लोहेक्सेन में एचसीएल का मोल अंश भी बढ़ेगा। यहाँ पर मान लो क्या है 1500, ठीक है, 1500 टार। अगर यहाँ पर कैलकुलेट करके यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 0.03, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाएंगे, दाब को बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे मोल अंश भी बढ़ता जा रहा है, मतलब सॉल्बिलिटी भी बढ़ रही है, समझ में। अब इसमें पढ़ेंगे ताप का प्रभाव, ठीक है। अब इसी गैस में ताप का ये कैसे, मान लो ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मान लो 293, ठीक है, 293 केल्विन टेम्परेचर पर, एट 293 केल्विन टेम्परेचर पर, समझ में। अब इसके बाद में है ये कांस्टेंट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का प्रभाव ताप का, ठीक है। ताप का प्रभाव वैसे अगर देखा जाए, ठीक है, ताप बढ़ाने पर द्रव में सॉल्बिलिटी, ताप बढ़ाने पर सॉल्बिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। बढ़ाने पर किसी गैस के द्रव में, अगर किसी कोई भी गैस है, ठीक है, गैस है और वो द्रव में अगर घोला गया है, कोई भी गैस है, मान लो यहाँ पर क्या है द्रव है, फिलअप है द्रव, अगर इसमें गैस को घोला गया, ये है लिक्विड, और लिक्विड में गैस को घोला गया, अगर इसको ताप बढ़ाएंगे या ताप घटाएंगे तो इस पर कोई प्रभाव सामान्यतः नहीं पड़ता है। मतलब कोई भी द्रव में अगर देखा जाए तो गैस की सॉल्बिलिटी ताप बढ़ाने या ताप घटाने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इस क्लास में इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और यहाँ पर अगले मतलब कंटिन्यू इसको पढ़ते रहिए, ठीक है, जितना हो सके उतने शेयर करते रहिए। देखो, और इसमें जो नोट्स होगा, नोट्स लास्ट में जो ये पूरा चैप्टर हो जाएगा तो पीडीएफ के फॉर्म में आपको नीचे मिल जाएगा,
टेलीग्राम ऐप, उसे टेलीग्राम ऐप का लिंक मिल जाएगा, उससे आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं पूरा। जब इसमें एक चैप्टर पूरा खत्म होगा तो इसका सारा नोट्स उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।